नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बागी बहनें अंतिम भाग 2। अमित अपने साथ सुहानी और साक्षी को एक फ्लैट में लेकर सुहानी के हाथ में चाबी देते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा यही सामने फ्लैट है, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है, अच्छा चलता हूँ, बाय। कहते हुए अमित बाहर जाने लगा। तभी सुहानी ने पीछे से कहा, अमित थैंक यू। अमित ने हल्की सी मुस्कान देते हुए पलकों को झपकाया और कोई बात नहीं का इशारा करते हुए वहां से चला गया। साक्षी अमित और सुहानी को बस देखे जा रही थी। अमित के जाते ही साक्षी ने सुहानी से कहा, सुहानी तू अभी भी? कहकर साक्षी रुक गई। जवाब में सुहानी ने कहा, हाँ दी, मैं अभी भी अमित से बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरा बचपन से ही सबसे अच्छा दोस्त था और है और रहेगा भी। लेकिन मैंने दिल्ली में रहने के लिए इससे कोई मदद नहीं मांगी थी, लेकिन भगवान की मर्जी कहो या कुदरत का करिश्मा, आज भी इस अनजान शहर में मैं वही हमारे काम आया। लेकिन मुझे तो लगा था कि पापा से मार खाने के बाद उसने तुझे और तूने उससे बात करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा को भी कितनी बातें सुनाई थी पापा ने। क्या उनको तुम दोनों को आज भी बातें करना पसंद है? कुछ दिनों तक तो वो नाराज रहे, लेकिन फिर अमित ने उन्हें मना लिया था, इसलिए अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी हमारे बारे में सब कुछ पता है। ओके। कपड़े बदलकर तैयार होने के बाद सुहानी और साक्षी जमीन पर लगे गद्दे पर बैठे अपने पुराने बीते दिनों को याद करते हुए एवं आने वाले कल में क्या कैसे करना है के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। साक्षी ने उठकर दरवाजा खोला, देखा तो सामने अमित की मम्मी और अमित हाथ में कुछ लिए खड़े थे। अंदर से सुहानी ने आवाज दी, क्या हुआ दी, कौन आया है? कुछ नहीं, वो मैं आया हूँ, अमित ने बाहर से ही अंदर आते आते आवाज देते हुए कहा। अमित के हाथ में नाश्ते का टिफिन था। उसने टिफिन नीचे जमीन पर रखते हुए कहा, गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय नाश्ते, वो भी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। सुहानी, नमस्ते आंटी। अरे तुमने आंटी को क्यों परेशान किया? हम बाहर से कुछ मंगा लेते खाने के लिए। क्यों बेटा, आंटी के हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है आंटी। तो फिर चलो आओ, सब साथ मिलकर खाते हैं। अगले दिन सुहानी अपने ऑफिस गई जहां उसे नौकरी मिली थी। घर पर साक्षी अकेली थी। पूरा दिन साक्षी अकेली रहती। एक दिन अमित घर पर आया तो साक्षी अकेली थी। अमित ने कहा, दी सुहानी नहीं है क्या? नहीं, लेकिन आज तो संडे है, उसकी छुट्टी होती है। हाँ, लेकिन आज उसकी कोई मीटिंग थी तो उसे जाना पड़ा। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। क्यों, बैठो, आज मुझसे ही बात कर लो। औपचारिक बातचीत के बाद साक्षी ने कहा, अमित एक बात पूछूं? हाँ दी, पूछिए ना। अच्छा सच सच बताना, क्या सच में तुम्हारे दिल में सुहानी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं? अमित मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों को उठाकर रगड़ते हुए कहा, फीलिंग्स तो है दी, लेकिन मेरी फीलिंग्स वैसी ही है जैसी एक सच्चे दोस्त दूसरे दोस्त के लिए होता है। बस मैं उसको कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया, लोग या हमारा परिवार मेरे बारे में कुछ भी सोचे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके सुख में रहूं या ना रहूं, लेकिन उसके दुख में हमेशा उसके साथ, उसमें आगे खड़ा रहूंगा। साक्षी अमित और सुहानी की दोस्ती देखकर हैरान थी और मन ही मन खुश थी। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। सुहानी ने साक्षी को फैशन डिजाइनर के कोर्स में दाखिला करा दिया। साथ ही साक्षी पेंटिंग्स भी करती। दुख सुख एक दूसरे के साथ काटते काटते दोनों बहनें धीरे धीरे ही सही आज पूरे 16 सालों बाद अपनी अपनी जिंदगी में सेट हो चुकी थी। साक्षी दिल्ली में एक जाना माना नाम और पहचान हो चुकी थी। आज उसकी खुद की फैशन इंडस्ट्री थी। सब लोग उसके रंग रूप को नहीं, उसके गुण को देखकर उसकी तारीफ करते थे। आज उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा और एक अच्छा सा परिवार मौजूद था। उसको 2 जुड़वा बेटियां थीं। आज बेटियों का जन्मदिन मनाने पहले वो उन्हें मंदिर दर्शन कराने ले गई थी। तभी उसकी 4 वर्षीय छोटी बेटी ने सड़क पर भीख मांगते हुए एक व्यक्ति को देखकर पहली बार कहा, नाना। मम्मा जी, नाना। साक्षी ने उसे अपने गोद में उठाकर कहा, नो बेटा, यस मम्मा। अचानक साक्षी की नजर उस आदमी पर गई तो उसे चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे देखते ही अपना चेहरा अपने कंबल से छिपा लिया, जिसे देखकर साक्षी ने उससे बोलना उचित नहीं समझा और जाकर कार में बैठ गई। गाड़ी बैक करने के लिए उसने ड्राइवर को कहा और अपनी को वहां खड़ा कर पलटी तो उसने वो आदमी को वापस देखा। ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसका मन आज उधर ही जा रहा था। कार में बैठते समय अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने देखा वहां बगल में एक औरत आकर बैठी जो उसकी माँ थी। उसे समझते देर न लगी। वो भाग कर गई और कंबल हटाया तो देखा वो सच में उसके पापा थे, जो उससे नजर नहीं मिलाना चाहते थे।
अपने माँ पापा की ऐसी हालत देखकर साक्षी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उन्हें वहां से उठाया और अपने साथ घर लेकर आई। बेटी का घर देखते आज साक्षी के मम्मी पापा की आंखें झलक आईं। साक्षी उन्हें पूरे सम्मान से घर लाई, नए कपड़े दिलाए। पूछने पर पता चला कि उसके भाई ने लाल किला दिखाने के नाम पर अपने साथ लेकर उन्हें दिल्ली आया और उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चला गया। तब से पीछे 4 सालों से अपना पेट भरने के लिए वो लोग भीख मांगने का सहारा ले रहे थे। साक्षी को देखकर उनकी हिम्मत इसलिए उसके साथ आने के लिए नहीं हो रही थी कि उन्हें डर था कि कहीं वो भी उन्हें धक्के देकर ना निकाल दे, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, अच्छा खाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जब जो कुछ उसने मांगा सब कुछ दिया, तब वो उनका नहीं हुआ तो बेटियां उनकी कहाँ से अपनी होंगी, क्योंकि उन्होंने तो वो खुद उन्हें घर से धक्के देकर उन्हें निकाल दिया था। उन्हें पुरानी सब बातें याद आ रही थी कि वो कैसे साक्षी के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन आज उसी साक्षी ने उनको अपने घर में पूरे सम्मान के साथ रखा है। साक्षी अब जब भी काम से मौका मिलता अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाती, खाना खाती। 1 महीना बीत गया, तब उसके पापा ने कहा, साक्षी एक बात पूछूं? हाँ पापा पूछिए ना। सुहानी कैसी है और कहाँ रहती है? साक्षी इतना सुनते ही अपने पापा को देखने लगी। साक्षी को ऐसे देखते देखते उसके पापा ने कहा, तुमको नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अच्छा लगता सुनकर कि उससे भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन हर कोई अच्छा न काम ही करे कोई जरूरी नहीं पापा। सुहानी अमेरिका में है, उसके 2 बेटे हैं और आज मेरी सफलता, परिवार, पैसा, समाज में पद प्रतिष्ठा, सब कुछ सुहानी की ही देन है, वरना मैं तो अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। वो उम्र में भले ही मुझसे छोटी है, दुनिया की नज़रों में मेरी छोटी बहन है, लेकिन मेरे लिए वह सब कुछ है। शादी के मंडप से निकलने के बाद मुझे मेरी जिंदगी तो खत्म लगने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सुहानी ने सब कुछ संभाल लिया, खुद भी खड़ी हुई और मुझे भी चलना सिखाया। दरवाजे पर बेल बजी, दरवाजा खुला तो देखा सुहानी, अमित और उसके साथ उनके दोनों बेटे भी थे। अमित को देखते ही साक्षी के पापा की आंखें तन गईं। सुहानी ने बढ़कर पैर छुए तो उनके पापा ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, मैं तुमसे अपने पैर नहीं छुआ सकता, क्योंकि तुमने हमारे परिवार और कुल दोनों का नाम खराब कर दिया। अमित से शादी करके सुहानी ने हंसते हुए कहा, पापा मैंने अमित से शादी नहीं की, ये तो मेरा कल भी दोस्त था, आज भी। अच्छा, मैंने आशीष से शादी की है। उन्हें छुट्टी न मिलने के कारण वो हमारे साथ इंडिया नहीं आ पाए। लेकिन आप अमित को गलत समझ रहे हैं। इंसान जाति से अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि वो तो अपने व्यवहार से अच्छा बुरा होता है। पापा अगर इस अनजान शहर में अमित न होता तो हम भी कहीं फुटपाथ पर रहते या दर दर की ठोकरें खाते। आपको तो अमित का एहसानमंद होना चाहिए, जिसने इस अनजान शहर में आपकी बेटियों का साथ दिया, रहने के लिए छत दिलाई। अमित को देखते हुए कब से चुपचाप बैठी बिमला ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है सुहानी, ये तो सच है, हीरा है। साक्षी ने मुझे सब कुछ अमित के बारे में बताया कि कैसे कैसे अमित ने तुम सबकी मदद की। अमित बहुत अच्छा इंसान है, भगवान हर किसी को ऐसा बेटा और दोस्त दे। लेकिन राकेश को तो आज भी अमित में खोट और मतलब से किया गया एहसान ही नजर आ रहा था। वो वहां से उठकर कमरे में चले गए। अमित ने घर का माहौल देखकर कहा, सुहानी अब सबसे मिलजुल कर बातें कर, मैं अब चलता हूँ। साक्षी, अमित पापा के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सॉरी। अमित, अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, भला बड़ों की बातों को क्या बुरा मानना, कहकर अमित वहां से चला गया। 1 सप्ताह तक सब साथ मिलकर बातचीत करते खुश थे। एक दिन दोपहर को सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो अमित वहां खड़ा था, जिसे देखते ही राकेश वहां से उठकर जाने लगे तो आशीष ने कहा, पापा जी प्रणाम। मुझसे बिना मिले, बिना अपना नाश्ता खत्म किए ही आप कमरे में जा रहे हैं? अरे आप कब आए, आइए ना अंदर आइए। अमित बाहर से ही जाने लगा, तब आशीष ने अमित का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लेते आया, जिसे देखते ही राकेश ने व्यंग करते हुए कहा, बेटा लगता है सुहानी की तरह तुमको भी शायद पता नहीं कि दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए। कुछ लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन अपने जीवन में उसने अमित जैसा दोस्त पाया जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, जिसने ना सिर्फ मन और धन से बल्कि तन से भी सुहानी के साथ अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। तन से क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरा मतलब पापा कि इसने बिना आगे पीछे अपना भला सोचे बगैर अपनी एक किडनी निकालकर सुहानी को दे दी
और अब दोनों के पास एक एक किडनी है। अमित ने अगर सुहानी को अपनी किडनी ना दी होती तो शायद आज सुहानी हमारे बीच आज न रहती। राकेश अवाक होकर अमित को देखते रह गए। उन्हें अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उनकी आंखें नम थीं, मन आत्मग्लानि से भर चुका था। राकेश ने आगे बढ़कर अमित को गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। तभी साक्षी के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें किसी गुमशुदगी के बारे में लिखा था। उसने मोबाइल खोला तो देखा कि ये प्रचार तो उसके मम्मी पापा के बारे में छापा गया है, जिसने उनके भाई ने गुमशुदगी का इश्तिहार उसके भाई ने दिया था। साक्षी ने सबको ये बात बताई। पता करने पर पता चला कि ये इश्तिहार हर सोशल साइट्स और न्यूज में आ रहा है। ऐड को देखते राकेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कुछ बोलते इससे पहले ही दरवाजे पर पुलिस के साथ उनका बेटा खड़ा था। इतने सालों बाद अपने भाई आलोक को देखकर साक्षी और सुहानी दोनों ही आश्चर्य में पड़ गईं। राकेश को देखते ही आलोक ने कहा, ये क्या पापा, आप यहाँ मजे में नाश्ता और चाय का मजा ले रहे हैं और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे इतनी भी क्या नाराजगी, चलिए अब हम आप मेरे साथ चलिए। साक्षी और सुहानी आलोक को देखकर जहां भावुक हो रही थीं, वहीं आलोक उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा था, जैसे वो उन लोगों को जानता ही नहीं। लेकिन आज राकेश और बिमला को अपने बेटे को अपने सामने देखते ही आए पुराने सारे घाव हरे हो गए। आंचल से छिपाती अपने जले के निशानों को देखकर बिमला का दर्द हरा हो गया। माँ तुम भी बोलो, पापा को ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या? वो तो उस दिन मैंने बस थोड़ी शराब ज्यादा पी रखी थी, इसलिए पापा को बोल गया, वरना मैं तो आप दोनों के बिना रह ही नहीं सकता। अब आप चलो मेरे साथ। लेकिन आज बिमला ने दो टूक में कहा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे मारा था और हमें स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। पापा ये माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? बेटा ये बहकी हुई बातें नहीं बल्कि सत्य है। हम दोनों तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहे। ठीक है मत आइए मेरे साथ, तो लीजिए इन पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी सुकून से काट सकूं। आलोक की बात सुनकर सुहानी गुस्से से चिल्लाकर बोली, अच्छा तो आपको माँ पापा की चिंता नहीं बल्कि इन पेपर साइन कराना था? सुहानी, अच्छा होगा, तू बीच में मत बोल। तुझे कब से माँ पापा की चिंता होने लगी? इतनी चिंता होती तो तू शादी के मंडप से नहीं भागती। इतनी बदनामी कराई तुम दोनों ने। तुम दोनों की वजह से हमारा समाज में बैठना उठना बंद हो गया। लोग घर आकर चार बातें बना सुना कर जाते थे। पापा आप इसकी बातों में आ रहे हो, भूल कर इसके लिए सामाजिक अपमान को। आप तो पहले से ये पेपर लो और साइन करो। राकेश ने पेपर लिया, देखा तो जमीन के कागजात थे जिनकी कीमत अब करोड़ों में हो चुकी है। राकेश ने हाथ में पेपर लिया और उसके चार टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। राकेश को पेपर फाड़कर फेंकता देख आलोक ने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लिया और जैसे ही उनको मारने के लिए हाथ उठाया, पीछे से सुहानी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, खबरदार अगर पापा को छुआ भी तो मैं ये भूल जाऊंगी तुम मेरे बड़े भाई हो। आलोक, अच्छा अब समझा मैं तुम लोगों की चालाकी। तुम दोनों को भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुम दोनों चुपचाप जमीन अपने नाम कराकर दोनों आपस में बांटना चाहती थीं। राकेश ने आज पहली बार एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ घुमाकर आलोक को दे मारा। आलोक ने अपने दोनों गाल पकड़कर राकेश को एक टक देखने लगा, जिसे देखकर राकेश ने कहा, ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही तुम्हें मारने चाहिए थे, लेकिन अफसोस बेटे के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। लेकिन अब वापस वो गलती नहीं होगी। तुम्हें मैं अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर पालता पोसता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बुढ़ापे में हमारी सेवा करोगे। लेकिन अफसोस सेवा तो दूर की बात है, तुमने तो हमें घर से निकाल कर अनजान शहर के प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ दिया। कभी हमें तुम्हारे पास सूख की रोटी नसीब नहीं हुई। बेटे के चक्कर में हमने जन्म से ही तुम दोनों में बेटी बेटा का फर्क किया। इन दोनों को हर चीज तुम्हारी छोड़ी हुई दी। इतने से भी पेट नहीं भरा तो मैंने इन दोनों की शादी ऐसे लोगों से हटाने की कोशिश की जिसमें मुझे पैसे भी मिले और इन दोनों की शादी भी हो जाए। जिनको मैंने सड़क पर फेंक दिया था, उन बेटियों ने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में सम्मान जगह दी। इन दोनों ने मेरी कोई बदनामी नहीं कराई, बल्कि मैंने अपनी खुद की बेइज्जती खुद की। इन दोनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, और जिसे मैंने सब कुछ दिया उसने हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी। हरदम तुम्हारी पत्नी हमें अपमानित करती थी, लेकिन तुमने कभी उसको रोका नहीं। माँ घर में नौकरानियों की तरह काम करती रही और वो शॉपिंग करने में ही व्यस्त रहती थी। उस घर में हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। हर चीज छूने से डरते रहते थे। लेकिन आज अपनी बेटियों के पास आकर पता चला कि परिवार क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है। जिन बेटियों के हिस्से की रोटी और टॉफी भी मैंने तुम्हें खिलाई, आज वही बेटियां मुझे अपनी कमाई से रोटी खिला रही हैं। उन्हें जमीन और पैसों का लालच नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के दम पर पैसा और पहचान दोनों बना ली है।
तुम अपने लालच को इनके साथ मत जोड़ कर देखो। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने हमें इस शहर में लाकर अकेला छोड़ दिया था। फिर राकेश ने सुहानी और साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोनों, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। पिता होकर भी मैंने कभी तुम्हारे लिए पिता होने की भूमिका नहीं निभाई। हरदम तुम्हें बोझ समझकर बस उतारने और अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश की। सुहानी, तुमने बिल्कुल सही कहा था, एक दिन मेरे ही बुरे कर्म मुझे कहीं ना कहीं के छोड़ेंगे, और आज वो दिन आ गया। मैंने और तुम्हारी माँ ने 3 साल भीख मांगकर अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रही है। ना ही पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम वो सब कुछ भूल चुके हैं, आप भी भूल जाओ। वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हम उस दौर से ना गुजरते तो शायद आज अपने पैरों पर खड़े ना होते। शायद तू सही कह रही है बिटिया, लेकिन मैं तो माँ होकर भी गांधारी बन आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बांधे रखी थी। माँ के लिए सब बच्चे समान होते हैं, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटियां, क्योंकि माँ तो दोनों की ही 9 महीने अपनी कोख में रखती है और प्रसव में एक समान ही दर्द होता है। उसके बावजूद भी मैंने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। तुम्हारी शादी किसी से भी करा के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी, बिना सोचे समझे कि अगर ससुराल अच्छा नहीं तो मेरी बेटियों का क्या होगा। मैं तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान हर घर में तुम जैसी बागी बेटियां दे, जिससे परिवार और माँ बाप का नाम पूरे समाज में हो। माँ, बस हो गया, जो बातचीत बीत गई वो बीत गई। अब आप दोनों उस बात का पछतावा करना छोड़ दो। हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि हमें हमारे माँ पापा वापस मिल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।